वही क्वेश्चंस को लिया गया जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पीयरमैन सिद्धांत में बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि द्विकारक सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो स्पीयरमैन ने। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे है कि स्पीयरमैन के सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन बी द सही आंसर 2। स्पीयरमैन के सिद्धांत में बुद्धि के 2 कारक बताए गए हैं, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी आपको कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस कराए थे सिद्धांत से रिलेटेड, जैसे आपका स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत था, गिलफोर्ड का बहुकारक सिद्धांत, कैटल का सिद्धांत था, और गार्डनर का बहु बुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंसी का जो सिद्धांत था। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये सब डिस्कस करा दिए हैं। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता रहे आप कमेंट करते चलिएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा आज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कमेंट करोगे सभी लोग। कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन सा पद गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो सही आंसर आपका ऑप्शन भी हो जाएगा लाभ। क्योंकि देखिए, संक्रिय जो होता है, संक्रिया यानी ऑपरेशन जिसे कहते हैं, विषय वस्तु कंटेंट कहते हैं आप लोग, और उत्पाद का अंग्रेजी होता है प्रोडक्ट्स। तो ये सब जो है आपका ये गिलफोर्ड के सिद्धांत से संबंधित है। गिलफोर्ड ने जो सिद्धांत था, गिलफोर्ड के 3 बीमाओं के आधार पर की गई है, और हर बीमा में कुछ न कुछ कारक थे। जैसे आपका पहला जो होता है संक्रिय ऑपरेशन, तो इसमें आपके थे 6 कारक, और सेकंड आपका यहाँ पर विषय वस्तु। तो विषय वस्तु में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसमें होते हैं 5 कारक, और जो थर्ड आता है आपका उत्पाद, इसमें होते हैं 6 कारक। तो 6 5 30 है, 30 छके 180, यानी कि 180 जो होते हैं उनके कारक होते हैं किनका, तो गिलफोर्ड के सिद्धांत में। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, किन मनोवैज्ञानिकों ने सान्वेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया? किन मनोवैज्ञानिकों ने सान्वेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए थर्ड का सही आंसर आपका याद रखोगे सभी लोग, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर, सैलोवी एवं मेयर ने इमोशनल इंटेलिजेंसी का क्या किया था, तो प्रतिपादन किया था। याद रखोगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों क्वेश्चन 4। चलिए फटाफट से कमेंट करते चलिए। वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन 4 है हमारा क्वेश्चन 4 है हमारा, डीएटी में किसका मापन होता है? डीएटी में किसका मापन होता है? एक मिनट डीएटी में किसका मापन होता है साथियों, फटाफट से बताइए। चलिए डीएटी का मतलब समझते हो सभी लोग? डीएटी का फुल फॉर्म होता है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसी तरह से आपका एक होता है जीएटीबी, ये भी आप याद रखोगे, ये सब इंपॉर्टेंट है जी। जनरल एप्टीट्यूड, टी से हो गया आपका क्या, टेस्ट, और बी से बैटरी। याद रखिएगा। फैक्ट का नाम सुने हो, FACT, फैक्ट, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। फैक्ट जो होता है फ्लैंगन एप्टीट्यूड क्लासिफिकेशन टेस्ट, तो आप लोग याद रखोगे, ये सब इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार यहाँ का क्वेश्चन है हमारा, डीएटी किसका मापन होता है? डीएटी में किसका मापन होता है? तो याद रखिएगा, अभी क्षमता का होता है, यानी एप्टीट्यूड का होता है, एप्टीट्यूड का होता है। आप नाम में ही इसका आंसर है, इसका मैंने फुल फॉर्म बताया ही आपको, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। याद रखें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। सिलेक्टेड क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिए। मॉडल पेपर को आप देख सकते हो, एनसीईआरटी से सभी क्वेश्चंस आए हैं, मॉडल पेपर के जितने भी क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, एक बालक की तैथिक आयु यानी कलानुक्रमिक आयु जिसे आप कहते हैं तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? चलिए फटाफट से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लाया ताकि आपको बुद्धि लब्धि का भी कुछ मतलब जानकारी, मतलब आप भूले हुए होंगे तो आप याद कर लोगे, बुद्धि लब्धि के बारे में भी आप याद कर लोगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग कैलकुलेट कीजिए, ज्यादा कोई हार्ड नहीं, बिल्कुल। ऑप्शन सी 120। कैसे? मैंने आपको आईक्यू का फॉर्मूला बताया था प्रीवियस वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि पहले जो होता है, ऊपर क्या लिखा था, मानसिक आयु, तो मानसिक आयु हमारा 12 है, और नीचे कलानुक्रमिक आयु जिससे आप तैथिक आयु यहाँ कह रहा है तो 10 हो गया, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो 1 शून्य से 1 शून्य गया, 12 दही है 120, यानी इसका सही आंसर आपका 120 साथियों, 120। सी वाले बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, निम्न में से कौन सी तकनीक मन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है?
निम्न में से कौन सी तकनीक अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है? अचेतन मन मतलब समझते ही हो, तो इसका सही आंसर आपका देखिए स्थिति परक परीक्षण नहीं होगा, साक्षात्कार भी नहीं होगा, 16 पीएफ भी नहीं होगा। इसका सही आंसर आपका वाक्य पूर्ति परीक्षण होगा साथियों, याद रखिएगा। वाक्य पूर्ति परीक्षण जो है आपका तकनीक अचेतन मन में छुपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व के स्वप्रतिवेदन मापक है? निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व के स्वप्रतिवेदन मापक है? तो 7 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी, याद रखोगे MMPI। MMPI जो है वो व्यक्तित्व के स्वप्रतिवेदन का मापक है साथियों। MMPI का फुल फॉर्म जानते हो? मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, याद रखिएगा, मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची। इस परीक्षण का विकास हाथवे एवं मैकिन्ले द्वारा किया गया, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, बहुत अच्छी तैयारी है, याद तो है ही आप लोगों को, लेकिन ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है आपके लिए। व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है? व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं योग्यताओं का प्रत्यक्षण क्या कहलाता है? तो स्व संप्रत्यय, ऑप्शन सी द राइट आंसर। स्व संप्रत्यय जो होता है व्यक्ति का स्वयं के बारे में उसकी क्षमताओं योग्यताओं का प्रत्यक्षण कहलाता है। नेक्स्ट है साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 9। स्व प्रत्यक्षण का मतलब समझ गए ना? स्व संप्रत्यय था, हाँ बिल्कुल, स्व संप्रत्यय इधर राइट आंसर, वही मैं सोचूं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण नहीं है? निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण नहीं है? तो 9 का सही आंसर ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण। ये व्यवहारात्मक विश्लेषण नहीं है साथियों। प्रेक्षण ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन जो है आपका वो व्यवहारात्मक विश्लेषण नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, आपकी एग्जाम नजदीक आ चुकी है, मन लगाकर पढ़िए, बिल्कुल एग्जाम में आपके क्वेश्चन इसी लगने वाले हैं, बस तैयारी अच्छी रहनी चाहिए। क्योंकि पढ़ता तो सभी कोई है, लेकिन टॉप वही करता है जो सबसे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ता है। जो सबसे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ता है वही क्लास में टॉप करता है साथियों, याद रखिएगा। सभी बच्चे के क्लास में जो आते थे, मतलब कि आता है, अगर एग्जाम में 50 नंबर का एग्जाम पूछा जाए तो अगर सभी का 48 आ रहा है, तो अगर एक बच्चा 49 ला देगा तो वही टॉप कर जाता है। यानी पढ़ता तो सब कोई है, लेकिन जो थोड़ा सा ज्यादा पढ़ता है वही टॉप करता है, याद रखिएगा। रोसड़ा स्याही धब्बा निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है? रोसड़ा स्याही धब्बा आपको पता होगा क्या होता है। यह परीक्षण जो हुआ था हरमन रोसड़ा द्वारा विकसित किया गया है। इसमें 10 स्याही धब्बे जो होते हैं, इस तरह से 10 स्याही धब्बे जैसे चित्र वाले 10 कार्ड होते हैं, और जो प्रयोजय होता है इन स्याही धब्बों को देख कर बताता है कि क्या देखा, मतलब क्या क्या देखा, किसी तरह से परीक्षण किया जाता है। उसी में रोसड़ा स्याही धब्बा जो होता है किस श्रेणी में रखा जाता है, यही क्वेश्चन है हमारा आज का। तो 10 का सही आंसर, यह परीक्षण ऑप्शन बी प्रक्षेपी तकनीकें में रखा जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, प्रक्षेपी तकनीकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ऑप्शन यहाँ पर चला गया है। चलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सकारात्मक दबाव को कहते हैं, सकारात्मक दबाव को कहते हैं स्पेस या यूस्ट्रेस या डिस्ट्रेस या बी और सी दोनों? बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रेस का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रेस करने का मतलब नकारात्मक दबाव, तो ये तो गया, बी और सी दोनों भी गया। स्पेस मतलब जगह होता है। यूस्ट्रेस, यस, यूस्ट्रेस इज द राइट आंसर। दबाव का वह लाभकारी स्तर है जिसके कारण व्यक्ति कार्य करने की ओर क्या होता है, अग्रसर होता है, मोटिवेटेड होता है और उपलब्धियों प्राप्त करता है, बहुत ज्यादा नाम कमाता है, नाम और शोहरत कमाता है सकारात्मक दबाव के कारण। जैसे मैं अभी आपको पढ़ने के लिए कर रहा हूँ, ये आपका सकारात्मक दबाव है। अगर यही कोई आपको निगेटिविटी फीलिंग दे दे तो आप नकारात्मक की ओर बढ़ जाइएगा, उसमें आप डिस्ट्रेस कर जाइएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा दबाव के कारण होने वाला सान्वेगिक प्रभाव है? निम्न में से कौन सा दबाव के कारण होने वाला सान्वेगिक प्रभाव है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, मन में डर होना। मन में डर होना जो है वो दबाव के कारण होने वाला सान्वेगिक प्रभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह रहा है सभी। दबाव का प्रभाव व्यक्ति के किस पक्ष पर होता है? दबाव का प्रभाव व्यक्ति के किस पर होता है? बोर्ड मॉड्यूल क्वेश्चन है साथियों ये सभी क्वेश्चंस, तो याद रखिएगा। दबाव का प्रभाव व्यक्ति के किस पक्ष पर होता है? 13 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। उपरोक्त सभी संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, व्यवहारात्मक, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। कहीं पे दिक्कत हो तो कमेंट करके बताया कीजिएगा। नीचे आपके कमेंट को मैं हर एक बच्चे के कमेंट को पढ़ता हूँ, हर एक मेरे जितने भी मित्र हमसे जुड़े होते हैं मैं सभी के कमेंट को पढ़ता हूँ, लाइक भी करता हूँ कमेंट को। जिनका कमेंट में कुछ मतलब कुछ पूछते हैं तो उनको मैं वहीं पे रिप्लाई भी करता हूँ। तो आप लोग फटाफट से, मेरा नंबर सभी को पता ही है, 95232975
96। तो किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, कॉल ज़्यादा ना किया कीजिए, कॉल करने से बहुत ज़्यादा हमें भी परेशानी होती है। हाँ, कभी एकदम इंपॉर्टेंट काम रहे तभी कॉल कीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारा, दबाव का सामना करने की कौन सी तकनीकें तकनीकें यहाँ पर लेजारस एवं फॉकमैन द्वारा दी गई। दबाव के सामना करने की कौन सी तकनीकें लेजारस एवं फॉकमैन द्वारा दी गई। तो याद रखिएगा 14 का सही आंसर, मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कराया था सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो याद होगा जब मैं चैप्टर वाइज करा रहा था। तो 14 का सही आंसर आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। याद रखिएगा समस्या केंद्रित और सान्वेगिक केंद्रित दोनों है इसमें रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, दबाव का सामना करने में कौन सी तकनीक उपयोगी है। दबाव का सामना करने में कौन सी तकनीक उपयोगी है। तो 15 का सही आंसर याद रखिएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी व्यायाम, ध्यान, विश्रांति, ये सभी जो है दबाव का सामना करने में तकनीकी जो है उपयोगी तकनीकी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 16, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाइए फटाफट से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के खत्म होते ही वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। 16 हमारा, मनोविज्ञान में मानव व्यवहार को बांटा गया है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार को किस तरह से बांटा गया है। तो ये मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, सामान्य असामान्य में बांटा गया है। आप देखोगे चैप्टर 3 में तो आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, नॉर्मल शब्द बना है, सामान्य है, वही सामान्य असामान्य था ना, वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। नॉर्मल शब्द बना है, किससे बना है। तो ये लैटिन का भाषा है, नॉर्मा से बना है। याद रखिएगा लैटिन का भाषा है, नॉर्मा से बना है साथियों, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, नॉर्मल शब्द है, ग्रीक है, लैटिन है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, कैसा है। नॉर्मल शब्द कैसा है बताना है, ग्रीक है, जर्मन है, लैटिन है, फ्रेंच है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन बी लैटिन है, और किस शब्द से निकला है, नॉर्मा से। याद रखिएगा जिसको आप सामान्य कहते हो, सामान्य यानी थर्ड जो 3 क्वेश्चन मैंने लगातार अभी दिखाए आपको एक ही चैप्टर से रिलेटेड थे। नेक्स्ट है मनोव्याधिकी। मनोव्याधिकी शब्द का अर्थ है, मनोव्याधिकी शब्द का क्या अर्थ है। 19 का सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मन का रोग। याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 20, कोमर द्वारा बताए गए 4D, उन्होंने 4D के बारे में बताया था, हमें से कौन सा सही है। तो 20 में तो आपका भाई सही से सही ऑप्शन डी द राइट आंसर, विष सामान्यता, डिफियंस को, डेंजर को, खतरा डी से, और डिसफंक्शन को, ये सब डी से इन्होंने बताया था कोमर द्वारा। तो याद रखिएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 21 है, निम्न में से कौन सा एक दुश्चिंता विकृति का प्रकार नहीं है। दुश्चिंता विकृति का प्रकार कौन नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका 21 का सही आंसर, चलिए फटाफट से, दुर्भीति भी है ही है। निम्न में से कौन सा एक दुश्चिंता विकृति का प्रकार नहीं है, क्वेश्चन ये है हमारा ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कायारूप विकार, ऑप्शन सी कायारूप विकार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, कायारूप विकार जो होता है मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, कायारूप विकार का प्रकार है। चलिए 22 है हमारा, कायारूप विकार का प्रकार है। 22 का सही आंसर ऑप्शन डी सभी, पीड़ा विकार, परिवर्तन विकार, स्वकायुदिश्चिंता, मतलब क्या होगा, पीड़ा होता है तो ये क्या, काया रूप, काया मतलब शरीर, जानते हो ना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, सभी लोग जानते हो अपन को क्या करना है, बस हम लोग को पढ़ना है और अच्छे से एग्जाम देना है, इसीलिए आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। निम्न में से किसका संबंध द्रव्य संबंध विकार से है। निम्न में से किसका संबंध द्रव्य संबंध विकार से। 23 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर, ए और बी दोनों, द्रव्य निर्भरता और द्रव्य दुरुपयोग का जो संबंध है द्रव्य संबंध विकार से है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24, निम्न में से किसे भावात्मक रोग कहा जाएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, याद रखिएगा बी, उत्साह विषाद मनोविकृति को भावात्मक रोग कहा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, बुलिमिया एक रोग है। बुलिमिया एक रोग है जिसमें रोगी को क्या होता है, बुलिमिया में रोगी को क्या होता है। 25 का सही आंसर ऑप्शन सी, भूख अधिक लगती है बुलिमिया में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, मानसिक दुर्बलता में व्यक्ति की बुद्धि होती है। मानसिक दुर्बलता में व्यक्ति की बुद्धि होती है, याद रखिएगा। क्या इसमें भूख अधिक लगती है ना, मैंने लगाया, हाँ भूख अधिक लगती है, बिल्कुल सी सही है। मानसिक दुर्बलता में व्यक्ति की बुद्धि होती है, कैसी होती है। 26 का सही आंसर ऑप्शन बी, 70 से नीचे होती है। आप लोग याद रखिए आईक्यू टेस्ट मैंने बताया था, अगर आईक्यू टेस्ट बुद्धि लब्धि प्राप्त करते हैं हम लोग, जिसका 100 रहता है ना उसको हम सामान्य के अंतर्गत रखते हैं, और 100 से ज्यादा रहता है समझिए कि बहुत तेज है, ब्रिलियंट है,
ओवर ब्रिलियंट टैलेंटेड है। नेक्स्ट है 27, विभ्रम तथा भ्रम का संबंध किस विकृति से है? विभ्रम तथा भ्रम का संबंध किस विकृति से है? तो 27 का सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा, मनोविदलता से। विभ्रम तथा भ्रम का संबंध मनोविदलता से है साथियों। नेक्स्ट है, मनोविदलता के बारे में पढ़ाया भी मैंने है। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज आप लोग कर लेंगे। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो आप लोग कर लीजिएगा। चैप्टर वाइज करा दिए हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, मनोविदलता के धनात्मक लक्षणों में से किसे शामिल करेंगे? मनोविदलता के धनात्मक लक्षणों में से किसे शामिल करेंगे? तो 28 का सही आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी द राइट आंसर। ऑप्शन डी द राइट आंसर, याद रखिएगा सभी। भ्रम, शक्ति, विभ्रांति, असंगठित चिंतन एवं भाषा जो है मनोविदलता के धनात्मक लक्षण में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस आपको हार्ड भी लग रहे होंगे साथियों, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी का बिटवीन क्वेश्चंस है, तो ये सब क्वेश्चंस में भी आ सकता है, ठीक ना, में भी आ सकता है। लेकिन क्वेश्चंस बैंक जो है वो आपका 100% है कि उसमें से आपके जो होंगे 45 से लेकर 50% क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इसलिए आप क्वेश्चन बैंक को जरूर से जरूर पढ़ लोगे। क्वेश्चन बैंक का मैं प्रैक्टिस सेट वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ, कल से ही लाऊंगा प्रैक्टिस सेट वीडियो क्वेश्चन बैंक का, तो उसको भी आप लोग पढ़ लेंगे। 29 नंबर हमारा, क्योंकि ये सब जो है ये सब तो कंफर्म नहीं रहता है, ये सब रहता है कि आएगा, कहाँ से आएगा, क्या आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन रहता है वो बिल्कुल कंफर्म रहता है कि 50% 45% क्वेश्चन जो होंगे क्वेश्चन बैंक से आएंगे ही आएंगे, तो उसको आप लोग पढ़ना है। 2010 से लेकर 2020 तक पढ़ जाइए, केवल 2010 से लेकर 2020 तक का पढ़ जाइए, आपका पूरा 50% जो होगा ऐसे ही आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। 50% बन जाएगा तो बाकी तो मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल ही जाएगा। 29 है हमारा ऑप्शन 29, संज्ञानात्मक का संबंध किस मानसिक विकृति से है? संज्ञानात्मक यानी कोग्निटिव कहते हो ना आप लोग, याद ही होगा स्पेलिंग। तो संज्ञानात्मक का संबंध किस मानसिक विकृति से है? 29 का सही आंसर ऑप्शन है विषाद। विषाद इज द राइट आंसर। बुद्धि के विषय पर शोध करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। फटाफट से आप लोग आंसर को कमेंट करते चलेंगे। जिन जिन लोगों को आंसर पता है आप लोग आंसर को बताते चलिए। फर्स्ट का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बीने। अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि पर सबसे पहली बार शोध किया था। आपको याद रखना है, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 बज चुके हैं और सुबह के 4 बजे आप लोगों की लाइव क्लासेस पर डे चलाई जा रही है, तो प्लीज आप लोग सभी लोग जुड़िए सुबह 4 बजे, क्योंकि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन। आपका एग्जामिनेशन बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसका सही आंसर आपका अल्फ्रेड बीने हो जाएगा। और अल्फ्रेड बीने ने दोस्तों बुद्धि का एक अपने तरफ से उदाहरण भी, मतलब एक डिफिनेशन दिया था। उन्होंने बुद्धि को अच्छा निर्णय लेने की योग्यता, अच्छा बोध कराने की योग्यता और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता के रूप में परिभाषित किया था, यानी डिफाइन किया था। तो याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 2, बीने साइमन परीक्षण माप है। तो बीने का, अभी मैंने आपको बताया अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि पर सबसे पहली बार परीक्षण किया था, बुद्धि पर। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस आपका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है, यानी कह रहा है कि स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग कौन नहीं है इसमें से? तो इसका याद रखिएगा, आपका यहाँ पर धारण जो आपका ऑप्शन है यानी रिटेंशन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यही जो आपका है सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। सत्यापन से भी आपका सृजनात्मक चिंतन का ही बोध होता है। तैयारी करना यानी एक तरह से सृजनात्मक चिंतन ही हुआ। उद्भवन यानी इनकम्बेशन, तो ये भी आपका एक सृजनात्मक चिंतन ही हुआ। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपके एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता है। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या रहती है? किसी प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करना, मानसिक प्रक्रिया में एक्टिवनेस हुआ, बुद्धि एवं व्यवहारिक ज्ञान का उपयोग सामान्य बालक से अधिक करना, यही ना हुआ प्रतिभाशाली बालक का सबसे बड़ी विशेषता। जैसे हमारे चैनल पे कोई स्टूडेंट है, वो अच्छे खासे आंसर को दे रहे हैं, मतलब कोई बच्चा केवल ऑप्शन को कमेंट कर रहा है और उधर कोई पूरा के पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दे रहा है, तो उसी को कहते हैं एक तरह से क्या हो गया, तो प्रतिभाशाली बालक। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सूझ। याद रखिएगा, सूझ जो होती है प्रतिभाशाली बालक की सबसे बड़ी विशेषता होती है, यानी उसका आईक्यू, दिमाग आईक्यू क्या है, उसका इंसाइट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों। बच्चों में स्व का विकास किस आयु से होने लगता है? आयु होना चाहिए यहाँ पे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लगभग 2 वर्ष से। स्व का मतलब क्या होता है? स्व का मतलब हुआ कि
अपने बारे में मतलब उससे पूछकर, खुद उससे पूछकर उसके बारे में बताना। कैसे 2 वर्ष का बच्चा जब हो जाता है तो हम लोग पूछते हैं खाओगे खाओगे, तो वो मुंडी हिलाता है, थोड़ा थोड़ा बोलता भी है 2 वर्ष का बालक। तो इसको कहते हैं स्व का विकास होना। स्व का विकास, अब दूसरे भाषा में ये समझिए कि स्व का विकास में सामाजिकरण की अहम भूमिका होती है। बच्चे को शुरुआत जो स्वरूप होता है माता पिता तथा जो उनके आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनका जो प्रभाव होता है बहुत ज्यादा पड़ता है बच्चों पर, तो वही उनके कांटेक्ट में रहते हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है स्व का विकास करना लगभग 2 वर्ष से शुरू होता है। क्वेश्चन 6 है हमारा, इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है। देखिए ऑप्शंस आपके सामने है, शारीरिक संरचना, बुद्धि, परिवार और अंतःस्रावी ग्रंथियां। यहाँ पर क्वेश्चंस में आपका नहीं होना चाहिए। 1 मिनट, क्योंकि क्वेश्चंस आप देखिए कह रहा है इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण की जैविक निर्धारक है। जैविक मतलब बायोटिक फैक्टर, बायोटिक कहने का मतलब हुआ जो बायोलॉजिकल होता है। तो और एक होता है, 2 तरह के फैक्टर आपके होते हैं देखने को मिला है, एक जैविक होता है और एक पर्यावरणीय कारण होते हैं। तो जैविक में तो अंतःस्रावी ग्रंथियां का वास्तव बात है कि होना है, तो यहाँ पर या तो क्वेश्चंस आपका यहाँ पर नहीं होना चाहिए, यानी कि इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन होना चाहिए, तब जाकर इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां। और नहीं तो अगर यहाँ पर अगर आप नहीं रखोगे तो आपका ऑप्शन ए, बी और सी दोनों होगा, क्योंकि ये सब क्या है, पर्यावरणीय कारण है। परिवार में रहना, यानी पर्यावरण कैसे कहते हैं हम लोग, परिवार में रहता है तो इसका इन्वायरमेंट फैक्टर है, मतलब जैसा वातावरण में रहेगा उसी प्रकार करना सीखेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर समझिएगा, या तो यहाँ आप नहीं कर दीजिए या आप इसका सही आंसर तीनों दे दीजिए। तो यहाँ पर मेरी उम्मीद से मतलब यहाँ पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, व्यक्तित्व मापन का इनमें से कौन प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे सेट कराने वाला हूँ, लगभग 20+ सेट मैं कराऊंगा आपको, जिससे आपकी पूरी तैयारी अच्छी हो जाएगी और यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। इतना कंफर्म है, यही सब क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जामिनेशन में, तो याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस मैंने सेट 2 में, सेट 3 में कराया भी है, जो आपका 7 नंबर है कि व्यक्तित्व मापन का इनमें से कौन प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। तो 7 का सही आंसर आपका याद रखिएगा यहाँ पर। अच्छा, जो यहाँ पर प्रक्षेपी तकनीक होता है मतलब एक तरह से क्या हुआ, टेक्निक ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट। तो रोसार का स्याही धब्बा मैंने आपको बताया था, धब्बा धब्बा होता है इसमें और बताया जाता है। वाक्य पूर्ति जांच भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए कथानक परीक्षण, जिसे आप अंग्रेजी में आप पढ़े ही होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीएटी परीक्षण। तो टीएटी परीक्षण यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर कुछ शॉर्ट में नाम दिया है, इसका पूरा नाम होता है कथानक संप्रत्याक्षण परीक्षण। लेकिन यहाँ और परीक्षण के द्वारा भी हम लोग व्यक्तित्व का मापन करते हैं दोस्तों, तो इसलिए परीक्षण तो होगा नहीं आपका, बी भी होगा नहीं, सी भी, डी भी आपका नहीं होगा। तो अगर इसका फुल नाम अगर यहाँ पर देता, फुल नाम अगर देता कथानक संप्रत्याक्षण परीक्षण, तब जाकर हम इसे कहते हैं कि ये भी नहीं होने वाला है, यानी ये भी व्यक्तित्व मापन में आता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर मेरे मुताबिक ऑप्शन सी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आधा अधूरा नाम है। और यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी इसका स्ट्रॉन्ग टेलिंग टेस्ट दिया है, जबकि होना चाहिए टीएटी होना चाहिए, क्योंकि टीएटी के द्वारा ही हम लोग व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी तकनीक है एक टीएटी, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी को लगाइए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 8, आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आत्मसिद्ध की अवधारणा को किन्होंने प्रस्तुत किया था, तो मास्लो ने किया था, यानी मास्लो इज द राइट आंसर, ऑप्शन भी आपका सही आंसर होगा मास्लो। और याद रखिएगा इन्होंने एक किताब मतलब थ्योरी बनाई थी, उन्होंने थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन नामक अपने ग्रंथ में यह अवधारणा दी थी कि आत्मसिद्ध की अवधारणा दी थी। तो याद रखिएगा कंसेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मास्लो। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चंस याद भी होते रहेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह 4 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग जुड़ जाइए, पर डे आइए, पर डे। युंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है, युंग का मनोविज्ञान। जब मैं शुरू पढ़ रहा था तो मुझे जंग नजर आता था, जंग, JUNG, जंग। यहाँ पर देखिए आप भी देख सकते हैं युंग को, यहाँ पे जंग, अंग्रेजी में जंग होता है। खैर, युंग के मनोविज्ञान को कहा जाता है, तो आपका 9 का सही आंसर हो जाएगा साथियों। 9 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी, याद रखिएगा क्या होगा, चलिए फटाफट, बिल्कुल ऑप्शन सी, यानी विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के नाम से इन्हें जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्यक्ति के अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने की विधि कहलाती है। अचेतन 2 तरह के होते हैं, चेतन और अचेतन। तो यहाँ पर कह रहा है कि अचेतन इच्छाओं को बाहर लाने
की विधि कहलाती है? तो 10 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा, प्रक्षेपण विधि यानी प्रोजेक्टिव मेथड। ये आपका मेथड है किस चीज के लिए? व्यक्ति की इच्छाओं को बाहर लाने के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? आनंद सिद्धांत यानी प्लेजर प्रिंसिपल, जिसमें खुशी हो, खुशी वाले, उत्साह वाले जो होते हैं। तो ईदम, ईदम का मतलब ही होता है मतलब अपने आप से, खुशी से। 12 है हमारा, शील गुण के लिए आवश्यक है? शील गुण, शील गुण के लिए क्या आवश्यक है? तो 12 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी, व्यवहार में संगतता तथा स्थिरता दोनों। शील गुण के लिए क्या आवश्यक है? कंसिस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी इन बिहेवियर। और ऐसे भी मैं कहता हूं कि अगर आपको मतलब एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपके अंदर कंसिस्टेंसी होना चाहिए। किस चीज का भाई? तो इस चीज का कंसिस्टेंसी रखिए कि आपके पास अगर 5 बुक्स को अगर पढ़ना है तो पर डे आप 5 बुक्स को देखिए एट एग्जामिनेशन टाइम। एग्जामिनेशन के समय में 5 किताब को देखिए। ऐसा नहीं कि आज केवल साइकोलॉजी का हम लोग पढ़ लिए हैं और कल हम लोग के पूरा दिन साइकोलॉजी पढ़ते रहेंगे। ऐसा कीजिएगा तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। आपको क्या करना है, एक दिन में सभी किताब को टच कर देना है। सभी किताब को टच कीजिए। आप 1 आवर के लिए ही टच कीजिए, बट सभी किताब को टच कीजिए। 1 घंटा ही टच कीजिए, लेकिन सभी किताब को टच कीजिए। नेक्स्ट है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? सही क्रम कौन सा है इसमें? तो ऑप्शन सी आपका मौखिक के बाद, मौखिक अवस्था के बाद गुदा अवस्था, उसके बाद आपका लेटेंसी स्टेज हो जाता है यानी अव्यक्त अवस्था। नेक्स्ट है 40 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फ्रायड के अनुसार ऑडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। हाँ, यहाँ पर समझिए ऑडिपस की स्थिति में क्या होता है, जो यहाँ पर जो अलग अलग मतलब अपोजिट जो होते हैं, अपोजिट सेक्स के जो लोग होते हैं, जैसे एक मेल हो गया और एक फीमेल हो गया, तो मेल और फीमेल यहाँ पर बात की गई थी। जब उन्होंने फ्रायड ने बताया था तो उन्होंने ये बात कही थी कि एक जो लड़की होती है वो अपने पिता से मतलब काम वासना की कामना करती है, लड़की अपने पिता के साथ, और जो एक बेटा होता है अपनी माता के साथ। मतलब ऐसा होता नहीं है, मतलब एक जगह हुआ था एक ऐसे, मतलब वहां पर उनके अध्ययन में इस तरह से पाया गया था। तो उन्होंने बताया, तो जब क्या होता है, जब यहाँ पर लड़का की बात आती है, बालक की बात, तो वो मतलब ऐसे मतलब समझिए वो अपने अपोजिट लिंग के साथ, अपोजिट सेक्स के साथ क्या करता है, अट्रैक्टिव होता है। ठीक, ऑडिपस की स्थिति में फ्रायड के अनुसार। तो प्रतियोगिता किससे करेगा? अपने पिताजी से घृणा करने लगेगा। जब अगर मान लीजिए कोई बालक है अपनी माता को चाहेगा तो अपनी पिताजी से घृणा करने लगेगा, यानी वो किसके साथ प्रतियोगिता करता है? तो पिता के साथ। याद रखेंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 15, तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं? यानी तनाव, डिस्ट्रेस को उत्पन्न कर रहा है, कौन है स्ट्रेस को उत्पन्न करने वाला? तो प्रतिबलक कहते हैं, स्ट्रेसर कहते हैं। और देखिए कुछ क्वेश्चंस के आपको अंग्रेजी में भी आंसर आपको इजी से मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर स्ट्रेस हो गया तो यहाँ पर स्ट्रेसर हो गया। तो थोड़ा यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, बनाना है क्वेश्चंस को देखकर ध्यान से, क्योंकि आपकी साल भर की तैयारी है, 3 घंटे में दिखानी है। 3 घंटा 15 मिनट में पूरे साल की तैयारी को दिखाना पड़ता है। 3 घंटा 15 मिनट, और 15 मिनट तो क्वेश्चन ही पढ़ने के लिए दिया जाता है, यानी 3 आवर आपके पास रहते हैं पूरे साल की पढ़ाई को दिखाने के लिए। लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। यानी कहता है कि वेरियर इन गोल अचीवमेंट एंड ब्लॉकेज ऑफ नीड्स एंड मोटिव क्रिएट क्या होते हैं? तो याद रखना है इसका क्या बैरियर है। तो 16 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंठा, जिसके आप फ्रस्ट्रेशन के नाम से भी जानते हो। मैंने इस पर भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे करा रखे हैं। क्वेश्चन 17 है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आक्रमण का कारण कौन नहीं है? आक्रमण का कारण कौन नहीं है? तो 17 का सही आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा शरीर क्रियात्मक तंत्र, यानी फिजिकल सिस्टम। 18 है, इनमें से कौन मानव निर्मित प्रतिबल है? मानव निर्मित प्रतिबल कहने का मतलब कि मैन मेड स्ट्रेस आदमी खुद से बनाता है। बाढ़ जो है नेचर के द्वारा, प्रदूषण जो हुआ ह्यूमन के द्वारा, भूकंप आपका भी नेचुरल है, चक्रवात भी आपका नेचुरल है। तो इसमें से आपका सही आंसर आपका ऑप्शन बी ही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ये सब क्वेश्चंस आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। संवेगात्मक समायोजन का आशय है, देखिए अभी मैं तो आपको मतलब 20+ सेट करा दूंगा, ठीक ना, लेकिन आप ही सोचिए खुद। ऑल्सो आई एम अ स्टूडेंट, सो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई बच्चा 20+ सेट को भी कर लेता है तो क्या उसे मतलब सभी क्वेश्चंस याद रहते हैं? नहीं याद रह पाते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, मैं लिखता हूँ थंबनेल पर कि रट लो, मैं लिखता हूँ थंबनेल पे कि रट लो, बट रटो वहीं तक जहां तक आपको रटने में सक्षम हो। जहां भाई रटने की बात नहीं आती है वहां समझिए,
समझकर कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। हाँ, मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जिस क्वेश्चंस आपको समझ ना आए नीचे कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चंस को मैं अगले वीडियो में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करा दूंगा। क्योंकि आप मेरे ऊपर अगर डिपेंडेंट हो कि मैं आप ही के चैनल से मैं ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा रहा हूं, तो मेरा यह फर्ज बनता है कि आपको जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो आप वहां पर कमेंट कीजिए, नीचे कमेंट में कमेंट करके लिख दीजिए। अभी मैं नहीं बताऊंगा मान लीजिए, तो आपको मैं अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को मैं जरूर लाऊंगा, रिपीट करूंगा। फिर से क्या होगा, एक क्वेश्चन अगर रिपीट ही हो गया, मान लीजिए दो बच्चे को दो क्वेश्चन में दिक्कत है, दो क्वेश्चन अगर मैंने रिपीट ही कर दिया तो क्या हो गया, और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। इसलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर को भी कमेंट किया कीजिए और लिखा कीजिए कि उन क्वेश्चन नंबर 19 को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं अगला वीडियो में आपको उसका एक्सप्लेनेशन ला दूंगा। ऐसे मैं एक्सप्लेन कराता ही हूँ। संवेगात्मक समायोजन का आशय है यानी इमोशनल एडजस्टमेंट मींस क्या होते हैं, तो 19 का सही आंसर आपका ऑप्शन है टू एक्सप्रेस योर इमोशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, यानी सिचुएशन के मतलब अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने संवेग को, अपने इमोशंस को क्या करना, व्यक्त करना। मतलब देखिए कि हाँ मौका है तो चौका मार देना। नेक्स्ट है 20 नंबर, एक्रोफोबिया का अर्थ होता है, ये मैंने बचपन में ही पढ़ा था। एक्रोफोबिया का क्या अर्थ होता है, तो 20 का सही आंसर आपका ऑप्शन सी ऊंचाई से डरना, यानी फियर ऑफ हाइट, हाइट से डर होता है। बुलिमिया एक ऐसी विकृति है जिसमें, किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन कमेंट में पूछा था, मैंने एक सेट में इस क्वेश्चन को लाया भी हूँ। तो मैंने उसमें क्या बताया था आपको कि भूख अधिक लगता है, यानी खाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक होता है, बिल्कुल यही होता है। लेकिन कोई स्टूडेंट मुझे कह रहा था कि इसमें भूख सर कम लगता है, ऐसा नहीं है, भूख ज्यादा लगता है, यानी कि ये डिसऑर्डर है, फूड खाने का डिसऑर्डर वाला बीमारी है। लोग खाना चाहते हैं, मोटा होने का भय भी रहता है। नेक्स्ट है 22, मनोचिकित्सा का उद्देश्य है, मनोचिकित्सा यानी मन की चिकित्सा का उद्देश्य क्या रहता है, तो ऑप्शंस आप पहले ऑप्शंस को देखिए। रचनात्मक समायोजन, विध्वंसात्मक समायोजन, ये रहेगा, कभी रहेगा विध्वंस करने के लिए मनोचिकित्सा का उद्देश्य रहेगा, नहीं रहेगा, तो ऑप्शन बी तो गया, तुम तो गए भाई ऑप्शन बी। सी की बात आती है जीवन शैली के सुधार में सहायता करना, बिल्कुल क्या होता है मनोचिकित्सा का उद्देश्य यही रचनात्मक समायोजन करना, यानी कंस्ट्रक्टिव एडजस्टमेंट करना और इंप्रूव लाइफ स्टाइल करना, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा, और स दोनों। 23 है, आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा हिप्पोक्रेटस को आधुनिक चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है। मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा आपके फ्रायड से ही संबंधित है, फ्रायड नहीं, ये सब जो है वो चिकित्साएं का उत्पन्न किया है, आपको चिकित्सा उपागम नामक चैप्टर में ये सब मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारा देखिए 25 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, विश्व योग दिवस, योगा दिवस कब मनाया जाता है साथियों, 25 का सही आंसर आपका 21 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन किधर गया जी, बी में, 21 जून को मनाया जाता है। 26 है, यानी वर्ल्ड योगा डे 21 जून, नरेंद्र मोदी भी मनाते हैं, हम लोग सभी लोग मनाते हैं। मनोवृत्ति का विकास सर्वाधिक विकसित होता है कब, कहाँ, मनोवृत्ति यानी कहने का मतलब हुआ कि आपके एटीट्यूड का, एटीट्यूड आपके कहाँ पर ज्यादा डेवलप होता है, पहली बात जाति से, आयु से, बुद्धि से या परिवार से, तो ऐसा मतलब मैं कह रहा हूँ मतलब ऐसा इसका आंसर होगा नहीं। एटीट्यूड जो होता है आपके परिवार से ही मतलब विकास बिलोंग करता है और यहीं से विकसित होता है। जैसे कहने का मतलब हुआ कोई मतलब बहुत बड़े घराने से है तो उसमें अलग एटीट्यूड देखने को मिलेगा। आप एक तरह से एक मेरी बात पर गौर कीजिएगा, अगर कोई लड़की है, मान लीजिए एज उसका है 18+ है, ठीक है, अगर वह 4 क्लास में पढ़ती है तो आप दूर से ही देखकर आप उसे पहचान जाओगे कि ये कम क्लास में है। लेकिन वही लड़की, अगर कोई लड़की है 18+ है, अगर वो 10+2 में पढ़ रही है या BA पार्ट 1 में पढ़ रही है, आप उसको दूर से ही देखोगे तो समझ जाइए कि नहीं, इसके जो है, इसके एटीट्यूड में क्या है, इसके पर्सनालिटी में क्या है, तो हमें डिफर देखने को मिल जाता है। तो उसी को कहते हैं यहाँ पर मनोवृत्ति जो हुआ, एटीट्यूड का जो विकास होता है वो अपने परिवार से ही होता है, बुद्धि से तो होता ही है, जाति से भी होता है साथियों, लेकिन यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, परिवार से। एटीट्यूड तो जाति पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ पर फैमिली इज राइट। एस्कीमा है एक, एस्कीमा क्या है आपका, तो एस्कीमा एक प्रकार से एस्कीमा है आपका मानसिक संरचना है, शारीरिक संरचना भी नहीं है, सामाजिक संरचना भी नहीं है, तो ऑप्शन है मानसिक संरचना। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, याद रखिएगा लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, परिवार समूह है, परिवार समूह क्या है, तो प्राथमिक है, परिवार समूह किसी के लिए, हम लोग सभी के लिए प्राथमिक ही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं
ये आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है और शेयर करते हैं तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि व्यूज अच्छे खासे आ जाएं, मुझे भी कुछ अच्छी खुशी मिले कि हाँ मैंने बनाया वीडियो तो कुछ लोगों ने देखा। इनकम की कोई इतनी नहीं है, मतलब आप लोग केवल करते जाइए, आप लोग शेयर करते जाइए, आप लोग पढ़ते जाइए। और हाँ, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो आप मतलब कमेंट करके बताया कीजिए। लगातार क्लासेस चलाई जाएगी एग्जाम तक लगातार क्लासेस आपकी होगी इसी चैनल पे, फटाफट से बने रहिएगा। कहीं पे भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, सब्जेक्ट अपना कमेंट कीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। टेक केयर ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।